रियल एस्टेट क्या है और इसमें आपका किरदार क्या है? बेसिकली रियल एस्टेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का जो है वो हमारा एक एम था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके चल रहे हैं। किस नाम से आपकी कंपनी काम कर रही है? द रियल्टर्स नाम है मेरी कंपनी का। जायदाद खरीदते वक्त जी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखना लाजमी है? डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और हर सोसाइटी ये चीज़ वेरी करती है कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, अलॉटमेंट लेटर है। ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, जब वो आते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता। इसमें बेहतर ये होता है कि या तो आप खुद मार्केट एक्सप्लोर करें और आप स्टडी करें उस चीज़ को कि एक रियल और फेक डॉक्यूमेंट किस तरह, उसकी वेरिफिकेशन किस तरह होती है। ज़्यादातर यूथ के पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती। जी, अब उसमें हमारे पास सॉल्यूशंस हैं यूथ के लिए ऐसे कि जिसमें वो लिटरली मंथली 20 to 30,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं और आईफोन से भी कम प्राइस की डाउन पेमेंट देकर जो है वो अपने नाम प्लॉट एक बना सकते हैं। बिल्डिंग बनाकर स्टे ऑर्डर कोई और ले ले। जी बिल्कुल। तो क्या स्टे ऑर्डर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? मार्केट से बाहर तो किसी को प्लॉट बेच सकता है, लेकिन जो वो किसी को बेचेगा तो वो वहाँ पे आके दीवार भी खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच जाती है कि आपको हक नहीं है, आपने तो ये SOPs पूरे नहीं किए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MIK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम मरूज। नाज़रीन, MIK ने हमेशा कोशिश की है कि आपकी रहनुमाई की जाए। अगर आपकी जायदाद का या प्रॉपर्टी का कोई भी मसला है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाला एक नाम अब्दुल समी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, रियल एस्टेट क्या है और इसमें आपका किरदार क्या है? वालेकुम सलाम सनम, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। रियल एस्टेट बेसिकली आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, बीट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, प्लाजाज हो गए, खुली ज़मीन होगी, रकबे हो गए, हर चीज़ जो है वो रियल एस्टेट में इंक्लूडेड होती है। उसमें यह है कि पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में जब से पाकिस्तान बना है, एक पाकिस्तानियों की नेशनल हॉबी है कि वो पाकिस्तानी रियल एस्टेट में वो कहते हैं कि हमारे नाम पे ज़मीन का टुकड़ा हो। उसमें यह कि मेरे ख़्याल में इट्स बिन अराउंड 2 years मैंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की और उस वक्त मकसद ये था कंपनी स्टार्ट करने का कि मैंने नोट किया कि लोगों को सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा है। आप जिस भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको जाके अपनी चीज़ बेचने के चक्कर में होता है। वो कहता है कि यार बस ये जो चीज़ है ना ये अच्छी है, बाकी सारा कुछ जो है वो बेकार है। तो उसमें यह कि एट द एंड होता ही है कि जो एक एंड यूज़र है, एक बंदा जो मार्केट में जाता है चीज़ ख़रीदने के लिए, जो चाहता है कि वो सरमाया करे और उसको रिटर्न मिले, वो उसको नहीं मिलता। वो बेसिकली उसको कोई गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती, कंसल्टेंसी नहीं मिलती, लोग सिर्फ अपनी चीज़ सेल कर रहे होते हैं। तो ये एक इशू था जो मैंने नोट किया और उसको फिर उस पर मैंने ध्यान दिया। उसके जो डायनामिक्स थे, डिफरेंट इश्यूज़ थे उसमें, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा कि जिसमें कोई भी बंदा आए तो पहले उसकी सुनी जाए, बजाय इसके कि उसको आप अपनी सुनाएं और उससे कहें कि मेरे पास ये चीज़ है ख़रीद लो, वो चीज़ है ख़रीद लो। उसका मसला समझें और उसका हल निकालें। तो बेसिकली रियल एस्टेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का जो है वो हमारा एक एम था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके चल रहे हैं। किस नाम से आपकी कंपनी काम कर रही है और आपकी कंपनी तक जिन लोगों को अभी नहीं पता उनकी रसाई कैसे मुमकिन है? जी, द रियल्टर्स नाम है मेरी कंपनी का अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें यह कि मैं आपके साथ जो है वो द रियल्टर्स बाय SGC से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें तमाम कंपनी की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, उसके थ्रू आप कंपनी तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जायदाद खरीदते वक्त जी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना लाजमी है? उसमें जायदाद खरीदते वक्त सबसे पहले तो ये कि वो लेजिटिमेट है या नहीं है। आजकल जो ट्रेंड है वो सोसाइटीज़ का चल रहा है, वो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। एक सिस्टमेटिकली जो है वो वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एक ऑफिस में जाके आप बड़े कन्वीनियंटली जो है वो चीज़ें ट्रांसफ़र, जो फाइल्स हैं, प्लॉट्स हैं, वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगेन उसमें भी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और हर सोसाइटी ये चीज़ वेरी करती है कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, अलॉटमेंट लेटर है, NOC है, और भी चीज़ें होती हैं, फ़ाइल होती है जो सोसाइटी के पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ये कि वो फ़ाइल असली है या नहीं है, फ़ाइल ओपन है या क्लोज्ड है। तो उन चीज़ों के लिए आपका ख़ुद का एक्सपीरियंस होना, आपको पता हो कि आप किस तरह जो फेक को रियल से जो है वो डिफ़र कर सकते हैं, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो कोई प्रोफेशनल बंदे से आप कंसल्ट करें। सर, ज़्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, जब वो आते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि जितनी भी यहाँ पे हमारे टाउन्स बने हुए हैं या लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं कि वो रियल
कर रहे हैं या उसमें कुछ फेक भी चल रहा है। जी। तो क्या तरीक़ेकार है जिसको वो मद्देनज़र रखें प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए, या वेरिफिकेशन उसकी अगर वो करवाना चाहें जो जगह वो ख़रीद रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है? देखिए, वो अगेन रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत डायनामिक किस्म की है। उसमें आप कोई उसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। हर सोसाइटी में, हर एरिया में डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। अब ओपन लैंड रजिस्ट्री इंतकाल वाला उसका अलग तरीक़ेकार होगा। एक सोसाइटी है, उसके सोसाइटी के अपने SOPs होंगे, जो दूसरी सोसाइटी है उसके अपने SOPs होंगे। तो उनके अकॉर्डिंगली जो है आपको इक़दामात उठाने पड़ते हैं कि आपने किस तरह वेरिफिकेशन करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको लेजिटिमेसी किस तरह पता चलेगी। तो वो काफ़ी डिफरेंट है। उसमें बेहतर ये होता है कि या तो आप खुद मार्केट एक्सप्लोर करें और आप स्टडी करें उस चीज़ को कि एक रियल और फेक डॉक्यूमेंट किस तरह, उसकी वेरिफिकेशन किस तरह होती है, या आप एक प्रॉपर एक्सपर्ट से कंसल्ट करें जो आपके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें आपको करके दे। टैक्स के हवाले से आप बता दें कि जो प्रॉपर्टी आप एक बिल्डिंग खरीदते हो या खाली प्लॉट खरीदते हो, उस पर टैक्सेस कितने होते हैं और पहले की निस्बत अब टैक्स कितने ज़्यादा हो गए? आप समझ लें कि टैक्सेस जो हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो गए विद इन नो टाइम। एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस में राइज आया, उससे रियल एस्टेट के सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स की ट्रेडिंग थी बेसिकली, क्योंकि वो भी एक बबल क्रिएट करती है, एक मार्केट में इंप्रेशन क्रिएट करती है कि सेल एंड परचेज हो रही है। तो नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। अब जो एंड यूज़र है, जो एक बंदा, जो उसकी वजह मुल्की हालात भी थे, वो भी असरअंदाज हुए प्रॉपर्टी पे। मुल्की हालात से ये हुआ है कि जो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त है वो कम हो गई है, लेकिन प्रॉपर्टी की एक नुमायाँ बात ये है कि वो अपना रेट जो है वो कभी भी नहीं गिराती, अगर अनटिल एंड अनलेस वो आर्टिफिशली क्रिएट की गई हो। उसके अलावा कभी भी रेट अपना प्रॉपर्टी तोड़ती नहीं है, वो वहीं पे रहती है। तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि सेल एंड परचेज़ कम हो जाती है, ख़रीदो फ़रोख्त कम हो जाती है इसमें। ज़्यादातर यूथ के पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती जी। तो रियल एस्टेट यूथ के लिए कैसे हेल्प आउट हो रहा है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो या जायदाद ख़रीद सकते हो? जी, अच्छा, रियल जो यूथ है उसमें आजकल बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल का ट्रेंड है कि लेटेस्ट आईफोन हो, बाहर जो है वो फैंसी रेस्टोरेंट्स पर डाइन इन रेस्टोरेंट्स पे जो वो खाना पीना करना, और उसकी अगर आप इन जनरल देखें तो महीने का 40-50 हज़ार भी मायने नहीं रखता, वो ख़र्चा भी जो है वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। अब उसमें हमारे पास सॉल्यूशंस हैं यूथ के लिए ऐसे कि जिसमें वो लिटरली मंथली 20,000 to 30,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं और आईफोन से भी कम प्राइस की डाउन पेमेंट देकर जो है वो अपने नाम प्लॉट एक बना सकते हैं, अपने एक एसेट बना सकते हैं, जो कि उनके लॉन्ग टर्म में अगर उन्हें अपना घर बनाना हो तब भी काम आ सकता है, और अगर उन्होंने उसको लिक्विडेट करना हो प्रॉफिट पे तब भी उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ज़्यादातर खाली प्लॉट्स पड़े होते हैं लोगों के, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के या पाकिस्तानी जो होते हैं। जी बिल्कुल। उन पे कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं, जी बिल्कुल, बिल्डिंग बना लेते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद एक स्टे ऑर्डर निकलवा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो ये स्टे ऑर्डर क्या वैलिड होना चाहिए? क्योंकि प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे होती है। जी बिल्कुल। और बिल्डिंग बनाकर स्टे ऑर्डर कोई और ले ले। जी बिल्कुल। तो क्या स्टे ऑर्डर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? इसमें दरअसल जो इशू आता है कि अगला बिल्डिंग बनाना कैसे शुरू करते हैं या किस तरह जो है वो एक इलीगल सेल परचेज होती है, वो सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। ठीक है, तो उसके बाद अदालत में केस तो बेसिकली ये जाता है कि ये ज़मीन तो मेरी है, इसकी तो है नहीं। तो फाइट इस चीज़ की होती है कि ज़मीन किसकी है। तो उसमें अगेन जो सोसाइटीज़ के प्लॉट्स होते हैं वो मॉनिटर किए जा रहे होते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम होता है, उसमें कोई भी इस तरह उठ के फेक डॉक्यूमेंट्स भी बना के अगर कोई चला जाए तो मार्केट से बाहर तो किसी को प्लॉट बेच सकता है, लेकिन जो वो किसी को बेचेगा तो वो वहाँ पे आके दीवार भी खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच जाती है कि आपको हक नहीं है, आपने तो ये SOPs पूरे नहीं किए। और सोसाइटी के पास खुद एक फ़ाइल मेंटेन होती है जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन सी ज़मीन किसके नाम पर है। लोगों के पास ज़्यादातर आगाही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी का कोई भी मसला हुआ है तो उसको हैंडल कैसे करना है, लैंड माफिया से कैसे बचना है, प्रॉपर्टी की असल रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। जी बिल्कुल। तो इस के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो हर बंदे की हेल्प कर सके? जी बिल्कुल। देखिए, जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी द रियल्टर्स, तो मेरा मकसद ये था कि लोगों को सही तरीके से एजुकेट करना, कि उनको खुद एक उनका अपना इंडिपेंडेंट माइंड हो, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन हो। उसी मकसद के तहत मैंने एक रियल एस्टेट पे बुक लिखी है, एक गाइड है, एक कंप्लीट गाइड है कि जिसको पढ़कर आप खुद भी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अपना एक डिसीजन उठा सकते हैं रियल एस्टेट की ख़रीदो फ़रोख्त से, फ्रॉड से बचने के लिए। आपको किस तरह की प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने किधर परचेज़ करनी, किधर परचेज़ नहीं करनी। उसमें
हरगिज़ किसी सोसाइटी का नाम नहीं है, उसमें सिर्फ फैक्टर्स दिए हुए हैं कि ये चीज़ें पॉजिटिव्स हैं, इन चीज़ों को देख के आप ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेंड्स को देख के आप ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, फ्रॉड से बचना, अगर आप जो है वो मुल्क से बाहर हैं तो आप किस तरह जो है वो मैनेज करें, या और आप अपना पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्स करें, काफ़ी सारी चीज़ें। एक कंप्लीट गाइड है कि आप अगर चाहें उसको पढ़ करके आप किसी प्रोफेशनल की, किसी कंसल्टेंट पे आपको ट्रस्ट नहीं है, आप सर्विसेज नहीं अवेल करना चाहते, तो आप खुद एक कंसल्टेंट बन सकते हैं वो पढ़कर। उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ तो पड़ी हुई हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उनकी मॉनिटरिंग नहीं करवाते? देखें, अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद पैसों के लिए अब आपने कोई अगर प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करना, अमूमन लोग नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसको एक मंथली आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, एक उसको जो है वो थोड़े पैसे दे के आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। एग्जैक्टली, आप थोड़े पैसे दे के बड़े नुकसान से बच सकते हैं और आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। एट टाइम्स ऐसा होता है कि लोगों का, लेट से मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि उन्होंने 2 कनाल का प्लॉट लिया हुआ है और मकसद ये है उनका कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब 2 से 3 साल गुजर गए हैं, उसकी वैल्यू इतनी अप्रिशिएट नहीं हुई। एट द सेम टाइम आपके पास प्रॉपर्टी मैनेजर होगा, वो आपको बताएगा इस एरिया में दुकानों की डिमांड बढ़ रही है, या यहाँ पे अगर अपार्टमेंट हो तो उनकी डिमांड बढ़ी है, उनकी अप्रिसिएशन हो रही है। तो बजाय इसके कि वो आपका 2 कनाल का प्लॉट जो 2 से 3 साल पड़ा रहे, बेहतर ये है कि आप उसके छोटे छोटे यूनिट्स लें जो अप्रिशिएट भी करें और आपको रेंटल भी दे। ये एक छोटी सी मिसाल है सिर्फ। तो ये कि बेहतर ये है कि आप चंद पैसे दे के एक प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करें जो आपकी ये सारी टेंशन मुश्किलात जो है वो अपने ऊपर ले और आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में ज़्यादातर ये होता है कि किसी की भी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना बहुत आसान समझा जाता है, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके आप इस दुनिया में तो ऐश की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आगे जाकर आपने हिसाब भी देना है। MIK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।